Today we are discussing a new topic that is electrochemical cell. आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की. ठीक है, तो देखिए एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं. व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस which can change chemical energy into electrical energy through redox reaction. तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है इट इज अ डिवाइस which is used to change or convert chemical energy into electrical energy through redox reaction. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई है. एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास एक इस तरह का डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से आप किसी सेल की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और वो भी यूजिंग रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन वी नो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अपन रेडॉक्स कहते हैं. तो यहाँ सेल जिस प्रिंसिपल पर वर्क करेगा, ठीक है, वो प्रिंसिपल क्या है? जैसा हमने कहा कि एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन और दूसरे इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगा. ठीक है, और ये दोनों ही रिएक्शन एक ही सेल के अंदर होगी. तो इस सेल के डायग्राम से अपन इसको समझेंगे, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू. मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको पीछे कर देता हूँ. ओके, यस, ओके, देखते हैं. तो हम देखेंगे अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डायग्राम किस तरह का होता है. ठीक है, फर्स्ट वी विल सी द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ये बड़ा एक न्यू स्टूडेंट अभी ऐड हुए, इनका ऑडियो ऑन है. हु इज इट? अबे, यस, चलिए आगे चलते हैं. तो अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस तरह का होता है और किस तरह से फंक्शन करता है. लेट्स सी. इसको रफ कर रहा हूं मैं. ये तो डेफिनेशन होगी थी. नाउ लेट्स सी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की. देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वी हैव टू कंटेनर. हमारे पास दो कंटेनर होते हैं, एंड इन दीज टू कंटेनर वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन. दो अलग अलग तरह के सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास में. जैसे इन फर्स्ट कंटेनर वी हैव जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन. जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है. इन सेकेंड कंटेनर we have solution of copper sulfate aqueous solution, and these solution contain a electrode. दोनों solution में एक एक इलेक्ट्रोड हमने डिप कर दिया है, like this. These are the electrodes, and zinc sulfate container has zinc electrode Zn, and this container has copper electrode. इसमें copper electrode है. Both the electrodes are connected with a voltmeter. दोनों इलेक्ट्रोड को आपने एक वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दिया है. ओके, अब इसके बाद में एक और चीज में ऐड कर रहे हैं, दैट इज अ यू शेप्ड, इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब. इट इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज. इसे हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं. एक्चुअली जो सॉल्ट ब्रिज है, इट कंटेन इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, KNO3, इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट इसमें फिल करके रखा जाता है. और नीचे जो है यहाँ पर कॉटन प्लग या वूल को यहाँ पर इससे प्लग कर दिया जाता है, ताकि ये जो हमने इलेक्ट्रोलाइट इसमें फिल किया हुआ है, वो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डायरेक्ट सॉल्यूशन के अंदर नहीं जाए. ठीक है, तो ये हमारे पास में स्ट्रक्चर है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. अब ये वर्क कैसे करेगा, इसका मैकेनिज्म कैसे है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस करेगा, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे. ठीक है, लेट्स सी. देखिए यहाँ पर मैंने दो सेल बनाए हैं. फर्स्ट वन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ सेल. इसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं, हाफ सेल. एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड रिडक्शन हाफ सेल.
रिडक्शन हाफ सेल। अब इन्हें हमने ऑक्सीडेशन हाफ और इसे रिडक्शन हाफ क्यों कहा? बिकॉज ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस सेल एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस सेल। अब ये कैसे होती है ये समझते हैं हम। देखो, आपको ध्यान होगा कल हमने पढ़ा था इन यस्टरडे क्लास वी स्टडीड दैट जिंक हैज ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देन कॉपर। जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो कॉपर से ग्रेटर होता है। ठीक है, आपने ये पढ़ा था कि जिंक हैज ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देन कॉपर। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए मैंने कहा था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है। तो अब आप दोनों को देख के बता सकते हैं कि किस में इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी ज्यादा है। एक्चुअली जिंक हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज केप्ट इन इट्स ओन सॉल्यूशन, और कॉपर की वो टेंडेंसी कम है। और अगर मैं कॉपर की बात करूं तो देखिए कॉपर का भी एक पोटेंशियल ग्रेटर है, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर है। और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। तो नेचुरल है इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी ग्रेटर है, कॉपर में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ग्रेटर है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई जब दोनों को कनेक्ट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, तो नेचुरल इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर हो सकता है यहाँ पर। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होगा? इसमें एक रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जैसा भी मैंने कहा इसको मैं ऑक्सीडेशन हाफ कह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन कैसे होगा? ऑक्सीडेशन, तो यहाँ हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है दैट इज जिंक इलेक्ट्रोड। तो जिंक इलेक्ट्रोड जो कि सॉलिड फॉर्म में है, और वी नो दैट इट हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इट विल फॉर्म Zn2+ आयन एक्वस प्लस इट विल रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं रिडक्शन, अगर हम रिडक्शन को देखते हैं तो रिडक्शन में देखिए, रिडक्शन मैंने कहा इसको हम रिडक्शन हाफ सेल कह रहे हैं बिकॉज इट रिडक्शन कैरी आउट इन दिस कंटेनर। इस कंटेनर में हमारे पास रिडक्शन होगा। तो यहाँ हमारे पास सॉल्यूशन जो है ना, ध्यान रखना बेटा, सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट का मतलब है Cu2+ एंड SO4 2- आयन। दैट मीन्स Cu2+ आयन्स आर अवेलेबल इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये Cu2+ आयन्स है गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन दे विल चेंज इनटू Cu में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और अब अगर मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखता हूँ, दोनों रिएक्शन को मिला करके एक रिएक्शन लिखता हूँ, तो ऐसे लिखूंगा जिंक जो सॉलिड फॉर्म में था, Cu जो एक्वस फॉर्म में था, सॉल्यूशन में एक्वस फॉर्म में था। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करके किसमें कन्वर्ट हो गया? Zn2+ में कन्वर्ट हो गया। और Cu2+ किसमें कन्वर्ट हो गया? ये Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिंक में ऑक्सीडेशन हुआ है और कॉपर में रिडक्शन हुआ, बट बोथ द प्रोसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। लेकिन दोनों प्रोसेस जो है वो साइमल्टेनियसली हुए, एक साथ हुए। अब क्योंकि दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, सो दैट्स व्हाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। इसलिए किसका एग्जांपल है? रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। और ये रिएक्शन इस सेल में हो रही है। अब कैसे हो रही है जरा देखिए। फर्स्ट हमने कहा ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन इस कंटेनर में हुई है। हमारे पास ये जिंक इलेक्ट्रोड है, और ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है इसमें जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो Zn लगा हुआ है वो सॉल्यूशन में आकर के Zn2+ में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो धीरे धीरे इसका जो Zn है वो नेचुरल है कि क्या होता जाएगा? डिसॉल्व होता जाएगा, इसमें सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता जाएगा, और यहाँ पर Zn जो है वो कम हो जाएगा। अब Zn2+ के साथ एक चीज की और फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ Zn2+ तो यहाँ है, लेकिन बट व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे ट्रांसफर हो जाएंगे। अब आगे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, जब आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो क्या होगा? तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए यहाँ आएंगे इलेक्ट्रॉन। और यहाँ आप देख रहे हैं कि Cu2+ आयन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये Cu2+ आयन गेनिंग दीज 2 इलेक्ट्रॉन, इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके, ठीक है, जो यहाँ से नीचे की तरफ आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इनको गेन करके और यहाँ पर डिपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ कॉपर इसके ऊपर डिपोजिट होना स्टार्ट हो गया है।
ठीक है, नाउ दिस इलेक्ट्रोड विल गेट थिक, ये इलेक्ट्रोड अब थिक हो जाएगा, इट्स वेट विल इंक्रीज, इसका वेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो इलेक्ट्रोड डिसॉल्व होता जा रहा है और यहाँ पर कॉपर का डिपोजिशन होता जा रहा है। ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलते जाएंगे, तो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ क्या होगा, ये बिल्कुल कम हो जाएगा और ये इसका वेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आर मूविंग फ्रॉम जिंक टू कॉपर, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। और आपने पढ़ा है फिजिक्स में 10th स्टैंडर्ड में कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं, करंट जो होता है, करंट इट मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। दैट मीन्स करंट इज मूविंग फ्रॉम कॉपर टू जिंक, कॉपर से जिंक डायरेक्शन के अंदर करंट मूव कर रहा है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अब हमें इसमें ध्यान रखना है कि एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, क्योंकि जब सेल बना है तो नेचुरल अर्थ में एनोड और कैथोड भी होंगे, तो वी हैव टू फाइंड द एनोड एंड कैथोड, एनोड और कैथोड को हमें फाइंड करना है। तो किस तरह से फाइंड करें, देखिए एक सिंपल सी आपको ट्रिक बताता हूं। द ट्रिक इज आपको लर्न करना है LOAN, लोन, ये याद रखें। अब लोन में L स्टैंड फॉर लेफ्ट, O स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन, A स्टैंड फॉर एनोड एंड N फॉर नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड में आपके पास इलेक्ट्रॉन है, दैट इज उस पर क्या हो रहा है, दैट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हमने यहां देखा है जिंक पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेकेंड, उसे आप एनोड बोलेंगे, तो यहां पर जो जिंक है बेटा इसको आप क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे और ये नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिवली चार्ज है एंड इट इज कॉल्ड एनोड, इसको हम एनोड कह रहे हैं, ठीक है। और राइट हैंड साइड को जो है इसका अपोजिट कर लें, ये राइट हैंड साइड वाले पर रिडक्शन हो रहा है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और इसको आप क्या कह रहे हैं, कैथोड कह रहे हैं, ठीक है। तो इससे आप ना कैथोड और एनोड को लर्न कर सकते हैं कि कैथोड कौन सा होगा इसमें, एनोड कौन सा होगा इसमें, कोई डाउट ही नहीं होगी। आप लोग ध्यान रखें, यू कैन इजिली मेमोराइज विच वन शुड बी एनोड एंड विच वन शुड बी कैथोड, ठीक है। यहां तक बेटा समझ में आ गया क्या, एक बार बताएं मुझे, फिर मैं आगे मूव करता हूं, ठीक है। एनी डाउट यहां तक पूछना है बेटा, ओके, नो डाउट। फिर भी मैं एक बार वापस से रिमाइंड करा देता हूं, आप दोबारा से सुन लेना, ठीक है, बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव जॉइन लेटर। तो देखिए, हियर वी आर स्टडीइंग अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हम यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्टडी कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ टाइप ऑफ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बट यूजिंग रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन का यूज करके, जो हमने यहाँ पर देखा है। What happen in this cell? There are two half cells. इसमें दो half cells होते हैं. One of them is called oxidation half cell, in which oxidation takes place. Another one is reduction half cell, in which reduction takes place. अब यहाँ पर if we talk about oxidation half cell, in this cell we have zinc sulfate solution, in which zinc electron is dipped. ठीक है. On the other hand, we have copper sulfate solution and copper electrode is dipped into it. Both the electrodes are connected through a wire with voltmeter. उसको voltmeter से कनेक्ट कर दिया है। ये वोल्टेज को रीड करने के काम आएगा, कितने वोल्टेज का करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसमें हमने एक अरेंजमेंट और लगाया है, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। इसको सॉल्ट ब्रिज करें, इसका यूज मैं अभी बताऊंगा आपको, इसका यूज क्या होता है। अभी मैंने केवल इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना बताया, बाकी इसका यूज अभी बाकी है, ठीक है। तो आपने यू शेप इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब लगाई है, जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में KCl KNO3 इसको फिल करके रखते हैं, इसे हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। अब इसमें जैसा हमने कहा, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, so oxidation takes place in this half cell, तो जिंक लूज इलेक्ट्रॉन एंड चेंजेस इनटू Zn2+। तो यहाँ पर क्या किया, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, Zn2+ में कन्वर्ट हो गया, एंड दीज लूज इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ये एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन। और ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव कॉपर 2+ आयन, ठीक है। व्हेन दे कम इन कॉन्टेक्ट विद दिस इलेक्ट्रोड, दे इंस्टेंटली गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके दे विल रिड्यूस इनटू कॉपर, तो वो कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ देखा हमने Cu2+, आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन दे विल चेंज इनटू Cu सॉलिड, और वो सॉलिड यहाँ डिपोजिट हो जाएगा। तो बाय एंड बाय इट विल गेट थिक एंड इट विल गेट थिन, ये थिन हो जाएगा और वो थिक हो जाएगा, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में करंट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की ओर, बट करंट का फ्लो
अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, अब ये तो इसकी वर्किंग की बात आ गई। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन उठता है यहाँ पर वो आता है कि यहाँ हमने ये सॉल्ट ब्रिज का यूज क्यों किया है, सॉल्ट ब्रिज को क्यों लगाया है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूं एक बार साइड वाले को। देखिए, अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, अगर हमें किसी भी चीज का बेटा फंक्शन फाइंड करना है तो हमें ये देखना है कि भाई इसका यूज क्या है एक्चुअली, तो इसकी एब्सेंस में क्या होगा, तो हमें पता चल जाएगा इसकी प्रेजेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये हमारे पास सॉल्ट ब्रिज नहीं हो तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज को समझना ध्यान से। एक्चुअली होगा क्या, जैसा हम देख रहे हैं कि जहां इस ऑक्सीडेशन हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा है और Zn2+ आयंस की फॉर्मेशन हो रही है जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता जा रहा है। ठीक है, तो बाय एंड बाय धीरे धीरे क्या होगा, इस सॉल्यूशन में Zn2+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और जब ये कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो आप देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज, कंसंट्रेशन किसकी इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिवली चार्ज Zn2+ आयन की। तो ये जो Zn2+ आयंस है वो नेचुरल है, जब जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, सारे आयन जो है यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए तो ये धीरे धीरे इसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो जितना इस पर नेगेटिव चार्ज है उतना ही, अगर इस पर जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो है, आयन जो है, अगर ये एक्यूमुलेट हो गए तो इसको न्यूट्रल कर देंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूट्रल हो जाएगा, उसका नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ देखना, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके अलावा Cu2+ या डिपोजिट हो ही रहा है, तो आपके पास सॉल्यूशन में किसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, सल्फेट आयंस की, क्योंकि Cu तो या डिपोजिट हो गया इलेक्ट्रॉन पर और सॉल्यूशन में क्या बचेगा हमारे पास, सल्फेट आयंस बचेगा। तो सल्फेट आयन जो कि नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। अब नेगेटिव आयंस कहाँ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ, तो ये सभी नेगेटिव आयंस जो है यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ इकट्ठे होने से धीरे धीरे ये किसको न्यूट्रल कर देंगे, इस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को न्यूट्रल कर देंगे। तो एक ऐसा टाइम आएगा, ठीक है, और टाइम विच इज व्हेन नेगेटिव चार्ज ऑफ एनोड जो है वो भी न्यूट्रल हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैथोड वो भी न्यूट्रल हो जाएगा, और जब दोनों का चार्ज न्यूट्रल हो गया तो इनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद हो जाएगा। एक्चुअली बेटा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्यों हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसलिए हो रहा था क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई था, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो था, तो दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस था। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, दोनों का अपना अपना पोटेंशियल था, इसका ग्रेटर था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका लोअर था, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई था, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम था। तो देयर वाज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड। तो जब तक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल का डिफरेंस रहेगा तब तक करंट का फ्लो होता रहेगा। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि ये न्यूट्रल हो गया, ये भी न्यूट्रल हो गया, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो हो गया, और जब पोटेंशियल जीरो हो गया तो नेचुरल है, जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो न तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और न ही करंट का फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं आएगा, करंट यहां से यहां नहीं जाएगा, तो इसमें करंट का फ्लो बंद हो गया, सेल वर्क करना बंद कर देगा। तो ये प्रॉब्लम आ गई हमारे पास। अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ही हमने सॉल्ट ब्रिज को लगाया है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही थी, देखिए यहाँ कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही थी Zn2+ आयन की। ठीक है, अगर किसी तरह से मैं ऐसा कर दूं कि ये Zn2+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज ना हो तो शायद ये न्यूट्रल नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करें, जब हमने ये सॉल्ट ब्रिज लगाया तो सॉल्ट ब्रिज में हमने देखो K+Cl- K+NO3- ये इलेक्ट्रोलाइट इसमें फिल किया हुआ है। तो जैसे ही यहाँ इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी, यानी पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी, यहाँ से इस यू शेप्ड ट्यूब में से जो नेगेटिव आयन है जैसे Cl- आयन या NO3- आयन यहाँ सॉल्यूशन में आने लग जाएंगे, और ये नेगेटिव आयन इस पॉजिटिव Zn2+ को जिसकी कंसंट्रेशन बढ़ रखी है इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, और जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, Zn2+ यही न्यूट्रलाइज हो गया सॉल्यूशन में, तो यहाँ एक्यूमुलेट नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन पर जब एक्यूमुलेट नहीं होगा तो नेचुरल है इसको न्यूट्रल नहीं करेगा, तो ये न्यूट्रल होने से बच गया।
सिमिलरली यहाँ पर नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही थी, तो यहाँ से अगर पॉजिटिव आयन्स आ जाए, जैसे K+ और यहाँ पर है, अगर ये K+ यहाँ से होता हुआ, ठीक है, K+ जो है सॉल्यूशन में आ जाता है, तो ये इस नेगेटिव को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है, इसको बैलेंस कर देगा इसके चार्ज को, तो फिर ये नेगेटिव वहां एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगा और इसकी वजह से इसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। तो जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो नहीं होगा तो सेल वर्क करेगा इजीली। तो हम यहाँ पहला फंक्शन ये कह सकते हैं कि ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है ना। तो हम यह कह सकते हैं इट सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, इट न्यूट्रलाइज द आयन अपोजिट चार्ज आयन, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि देखो ये इनको इलेक्ट्रोड्स पर जाने से रोक रहा है, तो आप ये कह सकते हैं इट प्रिवेंट द आयन टू डिपोजिट ऑन अपोजिट इलेक्ट्रोड पर उनको डिपॉजिट होने से रोकता है। तो पहला फंक्शन तो ये हो गया। सेकंड फंक्शन अगर हम देखते हैं इसका, तो सेकंड फंक्शन क्या है, आप देखो इसमें ये आउटर वाला जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के थ्रू हो रहा है, लेकिन अंदर जो है वो किससे हो रहा है, वो इस यू शेप्ड ग्लास ट्यूब से हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, देखो इस सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। सर्किट जैसे मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, फिर सर्किट तो टूट गया, बीच में कुछ है ही नहीं, तो यहाँ से फिर चार्ज आयन जो है यहाँ से इसमें मूव कर सकते हैं आपस में। तो इसलिए पूरा सर्किट जब कंप्लीट होगा जब भी तो करंट का फ्लो होगा। तो आप लिख सकते हैं कि सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, इट कंप्लीट द इनर सर्किट को ये क्या करता है, कंप्लीट करता है। अंदर वाला जो सर्किट है वो किसकी वजह से कंप्लीट हुआ है, सॉल्ट ब्रिज की वजह से कंप्लीट हुआ है। तो अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो थोड़े टाइम के बाद में इसमें करंट का फ्लो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन है। यहां तक बेटा कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। अभी क्या डायग्राम बना हुआ है, फिर हम एक स्टेप और आगे चलेंगे इसके अंदर, ठीक है। शुड वी मूव फॉरवर्ड, आगे चलें, ओके। अब देखिए ये बात हो गई है सॉल्ट ब्रिज की। अब यहाँ ओके ठीक है बेटा, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो आता है ना बेटा, अब हमें ये और पता लगाना है कि हमारे पास जो ये सॉल्ट ब्रिज क्या सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वोल्ट मीटर जो रीडिंग नोट करता है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसको फिलहाल हम सेल पोटेंशियल भी कह सकते हैं। सेल पोटेंशियल मतलब जो ये सेल है हमारे पास में, ये कितने वोल्टेज का करंट फ्लो करेगा, ठीक है। इसको अपन इसके सेल पोटेंशियल से या पोटेंशियल डिफरेंस से फाइंड कर सकते हैं। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे अभी मैंने क्या बताया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स है, एक कैथोड है एक एनोड है, इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को ध्यान रखना, मैं ई सेल से डिनोट करूंगा। ई सेल मतलब सेल का पोटेंशियल, या इसको पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं। और ये इक्वल किसके होता है, ये इक्वल होता है, अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन में लेता हूं तो नॉट लग जाएगा। तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, मतलब यहां पर हो गया कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इन दोनों को सेपरेट कर दो तो आपके पास सेल का जो पोटेंशियल है वो आ जाएगा, या पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब यहाँ पर हम किस सेल की बात कर रहे हैं, हम जिंक कॉपर वाले सेल की बात कर रहे हैं। तो मैं इसको लिख रहा हूँ ई नॉट और यहाँ लिख रहा हूँ ZnCu, मतलब जिंक कॉपर सेल के लिए हम इसको फाइंड कर रहे हैं। और इक्वल टू, अब कैथोड हमारे पास क्या है, देखो कैथोड जो हमने बनाया है वो कॉपर वाले इलेक्ट्रोड को बनाया है, इसको कैथोड कहा है मैंने। तो कैथोड के लिए अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, Cu2 प्लस Cu। तो ये कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया है, माइनस जिंक के लिए, अभी एनोड जिंक है हमारे पास में, तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा होगा, Zn2 प्लस Zn, ये इसका सिंबल हो गया। अब आपको ध्यान होगा कल हमने बताया था कि हमारे पास दोनों इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो फिक्स होता है। जो हमारा कॉपर है
इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने आपको बताया था प्लस में 0.34 होता है, ठीक है। और जिंक जो है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है माइनस में 0.76 वोल्ट होता है, ठीक है। ये दोनों चीजें मैंने बताई थी, ये दो तो अपन को ध्यान रखनी है। तो जब इनको मैं सेपरेट करता हूं तो सेपरेट करने के बाद में आपके पास वैल्यू आती है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.10 वोल्ट। तो हमारे पास जो जिंक कॉपर सेल है, जो हमारे पास जिंक कॉपर सेल है, उस जिंक कॉपर सेल में हम ये बता सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.10 है, क्योंकि जब आप वोल्ट मीटर में देखेंगे तो वोल्ट मीटर में आपको इसमें 1.10 के आसपास रीडिंग मिलेगी, जो कि इन दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का डिफरेंस है, ठीक है। इन दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का ये डिफरेंस है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, ठीक है। ये तो मैंने केवल जिंक कॉपर के लिए बताया। इसी तरह से और भी सेल हो सकते हैं जिनके पोटेंशियल का डिफरेंस हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं इसको रख कर रहा हूँ, ये चीज समझ में आ गई, दोनों का पोटेंशियल का डिफरेंस कैसे फाइंड करें। अगर हमें कोई दूसरा सेल भी दिया हुआ है तो उस कंडीशन में उसको देख करके हम बता सकते हैं कि उसका पोटेंशियल कितना होगा, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक सेल रिएक्शन लिख रहा हूँ और उस सेल रिएक्शन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ये फाइंड करेंगे कि उस सेल में कितना करंट फ्लो हो सकता है, कितने वोल्ट का करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ, जैसे एक तो मैं लिख रहा हूँ निकल Ni सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस, और ये कन्वर्ट हो जाता है Ni एक्वस 2 प्लस में और 2Ag सॉलिड, ठीक है। तो यहां मैंने एक रिएक्शन लिख दी है सिंपल सी, और ये जो है ना बेटा ध्यान रखना, ये एक सेल रिएक्शन है, सेल में होने वाली ओवरऑल रिएक्शन है। अब आपको ये बताना है इस सेल रिएक्शन में, अच्छा कुछ वैल्यू भी मैं दे देता हूं आपको, ENi 2 प्लस Ni नॉट, इसकी वैल्यू बता देता हूं, और एक और वैल्यू बता देता हूं E नॉट Ag प्लस Ag, और इसकी वैल्यू, इसकी तो मुझे ध्यान है 0.80 वोल्ट होती है, और निकल की मैं थोड़ा आपको देख के बता देता हूँ। निकल की जो वैल्यू होगी आपके पास, इट वुड बी, ये होनी चाहिए लगभग जस्ट अ मोमेंट, यस आई हैव गॉट इट। तो निकल के लिए, यस निकल के लिए 0.025 माइनस में 0.025, ठीक है। तो ये आपको इसने दो वैल्यूज दे दी है। अब आपसे पूछा जाए कि आप ये बताओ कि ये जो सेल मैंने रिएक्शन लिखी है, जो ये सेल होगा इसमें एक निकल होगा एक सिल्वर होगा इलेक्ट्रोड में, तो आपको ये बताना है कि इस सेल का पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। इस सेल के पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब जानते हो इस तरह की क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि सबसे पहले तो आप ये फाइंड करें, सबसे पहले तो ये फाइंड करें कि हमारे पास में जो ये सेल रिएक्शन लिखी है इसमें एनोड कौन है और कैथोड कौन है, क्योंकि जब आपको एनोड कैथोड का पता चल जाएगा तो यू विल बी एबल टू प्लेस द वैल्यू ऑफ एनोड एंड कैथोड। तो पहले अपन उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये जो सेल रिएक्शन लिखी है, हमें पता है कि ध्यान रखना है इसमें, अभी जो मैंने रूल बताया कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन एनोड, तो इससे एक चीज तो प्रूव होती है कि जहां ऑक्सीडेशन होता है या जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही एनोड होता है। तो हमें यह चेक करना है ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। देखिए निकल इज चेंजिंग इनटू निकल 2 प्लस, निकल जो है वो निकल 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन है। सिमिलरली अगर आप देखें Ag प्लस जो है वो चेंज हो रहा है Ag में, दैट मीन्स प्लस डिक्रीज हो रहा है इसका, और इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन। तो ये एग्जांपल हो गया रिडक्शन का। अब हमें ये तो पता चल गया कि इसमें रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। अब हमें ये भी पता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन एनोड होता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एनोड होता है। बल्ब दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, ऐसी सही, यस। तो यहाँ पर देखिए, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले एनोड को डिसाइड करें। तो ऑक्सीडेशन निकल का हो रहा है, तो निकल को मैं एनोड बना दूंगा, ठीक है। और
Ag का रिडक्शन हो रहा है तो Ag की जो सॉलिड फॉर्म होगी उसको मैं कैथोड बना दूंगा। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फॉर्मूला मेरे पास में E नॉट सेल इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड, ये होता है E एनोड, ठीक है, E नॉट एनोड। तो हमारे पास में इसको फिर एक स्टेप और आगे लिख रहा हूं मैं, E नॉट सेल इक्वल्स टू, अब देखो कैथोड जो है हमारे पास बेटा, कैथोड किसको कंसीडर किया है मैंने, Ag को। तो Ag के लिए मुझे कैथोड वैल्यू पुट करनी है, तो इसके लिए मैं लिखूंगा E नॉट Ag प्लस ऑब्लिक Ag माइनस, और एनोड जो है आप देखिए एनोड निकल को माना है मैंने, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा E नॉट देन निकल टू प्लस एंड निकल, ठीक है। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो Ag प्लस Ag की वैल्यू दी हुई है हमें प्लस में, सॉरी ये हटा देता हूँ, E नॉट सेल और वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये वैल्यू है प्लस में 0.80 माइनस, और निकल के लिए जो वैल्यू दी गई है दैट इज माइनस 0.25 वोल्ट, और इसका सॉल्यूशन कर लें 0.80 प्लस 0.25 और ऐड कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.05 वोल्ट, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू आई है ना बेटा हमारे पास, ये देखो पॉजिटिव आई है, ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है। तो यहां ध्यान रखना पॉजिटिव और नेगेटिव का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, कि अगर आपके पास में सेल पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो डेफिनेटली सेल वर्क नहीं करेगा, वो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, और अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो ही वो सेल वर्क करेगा, ठीक है। तो कई बार क्या कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जहां पर आपको दे दिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, कि इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो वहां पर क्या होता है कि आपको 4 रिएक्शन दी होती है, साथ में वैल्यू दी होती है, ठीक है, एनोड और कैथोड की। तो अब आप क्या करते हैं, उसकी वैल्यू पुट करके और फिर ये फाइंड करके देखते हैं कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। जिसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है वो सेल पॉसिबल है, वो सेल रिएक्शन पॉसिबल है, और जिसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी वो सेल पॉसिबल ही नहीं है। यानी अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर नेगेटिव है तो उस सेल में न तो करंट का फ्लो होगा न ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, ठीक है, उसके लिए वैल्यू पॉजिटिव होना जरूरी है। तो यहां तक कोई दिक्कत बेटा, ये चीज समझ में आ गई जो मैंने समझाई है कि किस तरह से अपन किसी भी सेल का पोटेंशियल फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। इफ यू आर फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी, देन वी विल मूव फॉरवर्ड, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इफ यू आर नॉट आस्किंग आई कंसिडर दैट यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है, तो आपको समझ में, ओके। चलिए एक लास्ट छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं हम इसमें, देखिए एक टॉपिक और ले रहे हैं दैट इज इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल, एक्सटर्नल पोटेंशियल का इफेक्ट ले रहे हैं। अब एक्सटर्नल पोटेंशियल के इफेक्ट से मेरा मतलब क्या है, जैसे हमें पता है कि ये जो हमने सेल बनाया ना बेटा, इस सेल का जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो फिक्स है, दैट इज 1.10 वोल्ट, ये है, ठीक है। ये सेल जो है वो 1.10 वोल्ट का करंट प्रोड्यूस करता है। अब अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस वोल्ट मीटर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसको रिमूव करके मैं यहाँ पर एक बैटरी लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने एक बैटरी लगा दी है, और ये जो मैंने बैटरी लगाई है इसका पोटेंशियल जो है फिक्स है, इसका खुद का एक्सटर्नल पोटेंशियल होगा, इसका जो पोटेंशियल है उसको मैं एक्सटर्नल पोटेंशियल कह रहा हूँ, EX, ठीक है। तो अब यहाँ 3 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी कि E सेल इज ग्रेटर देन EEX, ठीक है, एक्सटर्नल पोटेंशियल से ज्यादा है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि E सेल इक्वल्स टू EEX, एक्सटर्नल पोटेंशियल के बराबर है। और तीसरी पॉसिबिलिटी है E सेल इज लेस देन EEX, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, बहुत इजी टॉपिक है। तो आपने जो बैटरी लगाई है, अगर उसका पोटेंशियल या उसका वोल्टेज जो है इस सेल के वोल्टेज से कम है, तो हमें ये पता है कि हमेशा बेटा, जैसे एक सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक आपने रस्सी में नॉट लगाया और उसको आपने एक तरफ से एक स्टूडेंट ने पकड़ा, दूसरी तरफ से दूसरे ने पकड़ा, फिर आपको कहा कि इसको
पुल करें, आप खींचे अपनी तरफ, तो नेचुरल है कि जो ज्यादा पावरफुल होगा वो अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो सारा काम होगा। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ये जो सेल है इसका अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 1.10, और इसका जो है ये हमें पता नहीं है, तो यहाँ मैंने कह दिया, मान लीजिए अगर इसका कम है, कम से मेरा मतलब है कि लेस देन एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है वो लेस देन 1.10 है, क्योंकि जब भी होगा, क्योंकि इसका तो 1.10 होता है, अगर इसका 1.10 से कम है तो नेचुरल है सेल का ज्यादा होगा और इस एक्सटर्नल पोटेंशियल का कम होगा। तो उस केस में क्या होगा, जो सेल में जो प्रोसेस हो रहा था वही होता रहेगा, कि हमने देखा था इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ हो रहा था, जिंक से कॉपर की ओर हो रहा था, तो बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे, क्योंकि इसी की चलेगी, फिर सेल की चलेगी, इस एक्सटर्नल पोटेंशियल की नहीं चलेगी, ठीक है। और इसका अपोजिट करंट कैसा फ्लो हो रहा था, करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, ठीक है, कॉपर से जिंक की ओर, तो वही प्रोसेस चलेगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में चल रहा था। अब अगर मैं मान रहा हूं कि ई सेल, यानी जो हमारे पास जो सेल है इसका पोटेंशियल डिफरेंस और जो बाहर मैंने बैटरी लगाई है उसका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बराबर है, बिल्कुल सेम है, तो अब आप बता सकते हैं क्या होगा, बेटा कोई बताएगा मुझे क्या होना चाहिए नेक्स्ट कंडीशन में, व्हाट शुड बी, एनी आइडिया, अगर दोनों का पोटेंशियल इक्वल है तो? बिल्कुल ये वर्क नहीं करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने कहा ना, एक नॉट को आपने बांध के दो स्टूडेंट्स को दे दिया, अब अगर दोनों की, बिल्कुल दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है तो वो नॉट बीच में ही रहेगा, न इस तरफ जाएगा न उस तरफ जाएगा, दैट मीन्स यहां पर ध्यान रखना, नो फ्लो ऑफ करंट, नहीं नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी नहीं होगा, नो फ्लो ऑफ करंट, करंट का फ्लो भी नहीं होगा, ठीक है ना, दोनों क्योंकि एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि जो उसमें अपोजिट पोटेंशियल है वो भी सेम ही है। और अगर यहां पर हम देख रहे हैं एक्सटर्नल पोटेंशियल ग्रेटर है, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल ग्रेटर है तो दैट मीन्स बाहर वाला जो पोटेंशियल है उसकी चलेगी, तो वो सारे प्रोसेस को रिवर्स कर देगा। रिवर्स के मतलब है, पहले हमें पता है जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे, अब कॉपर से जिंक की तरफ जाने लग जाएंगे, पहले करंट जो था वो आपके पास में कॉपर से जिंक की तरफ जा रहा था, अब अपोजिट हो जाएगा, अब जिंक से कॉपर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ करंट जाएगा, तो अब इस कंडीशन में ना इसका नाम ही चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना, आपने जो बैटरी लगा दी है अगर उसका पोटेंशियल ज्यादा है तो फिर उसे अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करने लग जाएगा, क्योंकि ये करंट को लेगा, ये जो करंट फ्लो होगा वो इसके अंदर होना स्टार्ट हो जाएगा, सेल के अंदर, बाहर से अंदर की तरफ करंट फ्लो करेगा, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करेगा। और जब तक अंदर वाले सेल का, मतलब जो हमने सेल लगाया उसका पोटेंशियल ज्यादा है, तब तक तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है, और जैसे ही बाहर वाले का ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो जाएगा, और बीच की कंडीशन में किसी में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, दोनों ही एक तरह से न्यूट्रल की तरह बिहेव करने लग जाएंगे, ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास का टाइम भी हो गया, इट इज 12:05, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम हो गया है, ठीक है, कल फिर अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, एक बार लीव मत करना, ठीक है, लेट मी